Rich Dad, Poor Dad. Introduction. Having two dads offered me the choice of contrasting point of view, one of a rich man and one of poor man. यूजुअली ना लाइफ में सबके एक डैड होते हैं, पर मेरे केस में ऐसा नहीं है। मेरे दो डैड हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। एक जो बहुत अमीर यानी बहुत रिच है, और एक जो बहुत गरीब, बहुत पुअर है। एक डैड बहुत ज़्यादा एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट है। उनके पास पीएचडी है। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज से अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की है। और यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनके एजुकेशन का सारा खर्चा ऑलरेडी पेड था थ्रू स्कॉलरशिप। एंड दूसरे डैड ने अपना 8th स्टैंडर्ड भी पास नहीं किया था। अब मेरे दोनों ही डैड अपने करियर्स में सक्सेसफुल थे। दोनों ही ठीक ठाक पैसा कमा लेते थे। येट एक डैड फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। जहाँ पे दूसरे डैड हवाई के रिचेस्ट मैन बन गए, एक डैड टेंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपनी फैमिली के लिए छोड़ के गए, और दूसरे डैड फैमिली के लिए डेट्स और बिल्स छोड़ के गए। दोनों ही डैड्स स्ट्रॉन्ग, कैरिज्मेटिक एंड इन्फ्लुएंशियल थे। दोनों ही मुझे एडवाइस ऑफर करते थे। दोनों की एडवाइस काफ़ी डिफरेंट थी। दोनों एजुकेशन में स्ट्रांगली बिलीव करते थे, बट दोनों का पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट था। अगर मेरे पास एक डैड होते तो मुझे उनकी एडवाइस या तो एक्सेप्ट करनी पड़ती या रिजेक्ट करनी पड़ती। बट दो डैड्स होने की वजह से मेरे पास ऑप्शन था कंपेयर करने का, मेरे दोनों डैड्स की एडवाइस को, एक रिच डैड की एडवाइस को और एक पुअर डैड की एडवाइस को। दो डैड्स की एडवाइस लेने से पहले मैं बहुत सोचता था, कंपेयर करता था और फिर चूज करता था। क्योंकि दिक्कत वाली बात यह थी कि रिच डैड ना अभी ज़्यादा रिच बने थे और ना पुअर डैड ज़्यादा पुअर बने थे। दोनों ही अपना करियर स्टार्ट कर रहे थे, जहाँ पे वो दोनों सेम पोजीशन में थे और अपनी फैमिली और फिनेंस को लेके स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन दोनों डैड्स के पैसे को लेके डिफरेंट अप्रोच थी। एक डैड कहते थे कि पैसा हर परेशानी की जड़ है, और वहीं दूसरे डैड कहते थे कि पैसा ना होना हर परेशानी की जड़ है। एज अ यंग बॉय दोनों मेरे डैड्स के एडवाइस सुनना मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था, एंड एज अ गुड सन मुझे सुनना चाहिए था। बट दोनों ही मेरे डैड्स का मनी को लेकर एक्सट्रीमली ऑपोजिट पर्सपेक्टिव था, जिसकी वजह से मैं पैसे को लेकर ज़्यादा क्यूरियस हो गया और घंटों तक मेरे डैड्स के एडवाइस के बारे में सोचता था। सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं, एंड मिडिल क्लास कर्जे में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि मनी का सब्जेक्ट हमें स्कूल में नहीं, घर पे पढ़ाया जाता है। हम जितना भी पैसे के बारे में सीखते हैं ना, इट इज़ थ्रू आवर पेरेंट्स। तो गरीब पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखाते हैं? स्कूल में रह के मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लेके आओ। आपका बच्चा अच्छे मार्क्स तो लेके आ जाएगा, बट उसका फाइनेंशियल प्लानिंग और माइंडसेट बहुत पुअर होगा। कितनी शर्म की बात है ना कि स्कूल में मनी जैसा सब्जेक्ट टीच नहीं किया जाता। स्कूल में ज़्यादातर ग्रेड्स और प्रोफेशनल स्किल्स पे फोकस किया जाता है, बट फाइनेंशियल स्किल्स पर नहीं। और ये चीज़ एक्सप्लेन करती है कि कैसे टॉप बैंकर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स अच्छे ग्रेड्स लाने के बावजूद पैसों के मामले में स्ट्रगल करते हैं। लकीली मेरे पास दो इन्फ्लुएंशियल डैड्स थे जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे दोनों डैड्स के एडवाइस के बारे में सोचते सोचते मुझे काफ़ी इंसाइट्स मिली कि कैसे एक इंसान के थॉट्स उसकी मेंटालिटी को शेप अप करते हैं। एक्स के लिए मेरे एक डैड कहते थे, मैं ये नहीं खरीद सकता, वेयरएज मेरे दूसरे डैड ने कहा कि इन वर्ड्स को रिप्लेस कर दो, मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ। अब यहाँ पे ना आप नोटिस करना, मैं ये नहीं खरीद सकता हूँ, ये बोल्ड स्टेटमेंट है। मतलब ये ऑलरेडी डिसाइड हो गया है कि मैं ये नहीं ले पाऊंगा। वेरएज दूसरा स्टेटमेंट क्या है? मैं ये कैसे ले पाऊंगा। अब एक क्वेश्चन पूछता है, फिर जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो आपके ब्रेन को काम करना पड़ता है। मतलब बेसिकली ये आपके ब्रेन के लिए पुशअप की तरह है। क्वेश्चंस यूजुअली सोचने पे मजबूर करते हैं, और जितना ज़्यादा आप सोच रहे हो ना, उतना ही आपका ब्रेन क्या एक्सरसाइज हो रहा है। एंड रिच डैड कहते हैं कि जितना मैं अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करूँगा उतना ही ज़्यादा मैं रिच बनूंगा। मेरे दोनों डैड्स के एटीट्यूड्स ना एकदम ही ऑपोजिट थे।
एक डैड कहते थे हमें ज़्यादा टैक्स भरना चाहिए क्योंकि जो लेस फॉर्चुनेट है उनकी मदद हो सके। जहाँ पे दूसरे डैड कहते थे कि टैक्स एक तरह की पनिशमेंट है जो अमीर देते हैं पैसा कमाने के लिए। अब एक डैड कहते थे कि मन लगा के पढ़ाई करो तो अच्छी जॉब मिल जाएगी। वहीं दूसरे डैड कहते थे कि मन लगा के पढ़ो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको। एक डैड डिनर टेबल पे पैसों और बिजनेस की बातें करते थे और वहीं दूसरे डैड पैसे एंड बिजनेस के टॉपिक को अवॉइड करते थे। एक डैड कहते थे सेफ खेलो, रिस्क मत लो, और वहीं दूसरे डैड कहते थे कि लर्न टू मैनेज द रिस्क। अब एक डैड अपने घर को सबसे बड़ा एसेट मानते थे और दूसरे डैड अपने घर को एक लाइबिलिटी मानते थे। दोनों ही डैड्स बिल भी भरते थे। एक डैड बिल पहले भर देते थे और एक बिल्स लास्ट में भरते थे। एक डैड ने मुझे अच्छा रिज्यूमे बनाना सिखाया जिससे मुझे अच्छी जॉब मिले। वहीं दूसरे डैड ने मुझे ये सिखाया कि कैसे स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिपोर्ट्स और प्लान्स बनाना सीखा जाए जिससे मैं जॉब क्रिएट कर सकूं। अब इस पूरे प्रोसेस से मैंने ना ये सीखा कि कैसे थॉट्स एक आदमी की लाइफ को बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पुअर डैड हमेशा कहते थे आई विल नेवर बी रिच, एंड देखो आज ये रियलिटी है। लेकिन मेरे रिच डैड हमेशा से अपने आप को रिच मानते थे। जब वो एकदम गरीब थे ना तब भी वो कहते थे आई एम ए रिच मैन, एंड रिच पीपल दे डोंट डू दिस। गरीब या ब्रोक होना चॉइस है, आप मानो तो टेम्पररी, आप मानो तो परमानेंट। पुअर डैड कहते थे मुझे पैसों से कोई लेना देना नहीं है, पैसों से कुछ नहीं होता। और वही रिच डैड कहते हैं कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको पावर देता है। मेरे पुअर डैड ना इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। एट द एज ऑफ 9 मैंने डिसाइड किया कि मैं अब से अपने रिच डैड से सीखूंगा एंड पुअर डैड की सारी एडवाइसेस इग्नोर करूंगा। ऑल्दो मेरे लिए डिफिकल्ट था पर अपने एजुकेटेड डैड के एडवाइस को ना लेना, बट इस एक डिसीजन ने मेरी जिंदगी बदल दी मनी और फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज को लेकर। रिच डैड ने मुझे 30 सालों तक सिखाया और फाइनेंशियल नॉलेज दी। मेरी एज अराउंड 39 हो गई थी और फिर रिच डैड ने रियलाइज किया कुछ। मुझे एग्जैक्टली अब समझ में आ गया था कि मनी काम कैसे करती है। ज़्यादातर लोग ना मनी के लिए काम करते हैं और उन्हें मनी कैसे काम करता है ये समझ ही नहीं आता। ये बुक में मैं आपके साथ वो 6 लेसन्स शेयर करने वाला हूँ जो मैंने पिछले 30 साल में सीखे हैं एंड जिसने मुझे पर्सनली वेल्थ बनाने में हेल्प की है। रिच डैड पुअर डैड I60। रिच डैड पुअर डैड। चैप्टर 1। लेसन 1। The rich do not work for money. The poor and middle class work for money. The rich have money work for them. मैंने अपने पुअर डैड से पूछा कि पापा हम अमीर यानी रिच कैसे बन सकते हैं। तो उन्होंने अपना न्यूज़पेपर नीचे रखा और मुझसे पूछा बेटा तुम्हें अमीर क्यों बनना है। जिसके जवाब में मैंने उनसे कहा कि क्योंकि जिमी की मम्मी आज एक बड़ी कार लेकर आई थी एंड जिमी एंड उसके 3 दोस्तों को बीच हाउस पे लेके गई और मुझे और माइक को इनवाइट नहीं किया। और जब हमने पूछा कि व्हाई आरंट वी इनवाइटेड तो जिमी ने कहा क्योंकि वी आर पुअर किड्स। जिसके रिस्पॉन्स में मेरे पुअर डैड ने अपना न्यूज़पेपर उठाया और बिना कोई जवाब दिए पढ़ना चालू कर दिया। मैं वहीं पर अपने आंसर्स के लिए खड़ा रह गया था। कुछ 1-2 मिनट के बाद डैड ने न्यूज़पेपर नीचे किया और मुझसे कहा अगर तुम्हें अमीर बनना है तो पैसे कमाना सीखो। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई पैसे कैसे कमाने चाहिए डैड। तो उन्होंने कहा अपना दिमाग चला के। अभी के लिए मैं इतना ही बता सकता हूँ एंड इससे ज्यादा मुझे पता नहीं है। अ पार्टनरशिप वाज फॉर्म्ड। अगले दिन मैं माइक से जाकर मिला और मैंने उससे अपने डैड की एडवाइस बताई कि अमीर बनना है तो पैसे कमाना सीखो। हमारे स्कूल में बहुत सारे अमीर बच्चे थे जिनके पास कूल बेसबॉल ग्लव्स, फ्लैशी बाइसिकल्स एंड बहुत सारी शाइनी चीजें थी जो हमारे पास नहीं थी और जिसकी वजह से हम अपने आप को गरीब कंसिडर करते थे। अब ऐसा नहीं था कि हम एकदम गरीब थे,
हम बेसिक नेसेसिटीज जैसे फूड एंड क्लॉथिंग, एजुकेशन, ये सब पूरा कर पा रहे थे, बट हम लाइफ की लग्जरीज नहीं जी पा रहे थे। हम कॉन्स्टेंटली यही सोचते हैं कि यार जिमी अपने बीच हाउस पर कितने मजे कर रहा होगा। एंड हाँ, थोड़ा सा दर्द होता था कि मैं क्यों नहीं ये सब कर पा रहा हूँ। बट फिर मैंने अपने फ्रेंड माइक को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया और हम दोनों एक बिजनेस आइडिया ढूंढने में लग गए। कुछ हफ्तों तक कुछ सोचने के बाद माइक को एक बिजनेस आइडिया आया और हम दोनों ने हाथ मिलाया कि फाइनली अब हम भी बिजनेस करके पैसा कमा पाएंगे। तो हाँ, आसपास के नेबरहुड में हम गए और नेबर्स को कहा कि अगर आपका टूथपेस्ट खत्म हो गया हो तो हमें उसकी ट्यूब चाहिए। तो नेबर्स कंफ्यूज हो गए और हमसे पूछा कि भाई टूथपेस्ट की ट्यूब का क्या करोगे। तो हमने कहा कि वो एक बिजनेस सीक्रेट है और हम रिवील नहीं कर सकते। तो हमने टाइम टू टाइम हर नेबर से उनकी टूथपेस्ट की ट्यूब कलेक्ट की और मेरे घर के लॉन में रखी। धीरे धीरे ट्यूब का नंबर बढ़ता जा रहा था और मैंने माइक को कहा था कि नेबर्स को कॉन्स्टेंटली कहते रहे कि डेंटिस्ट कहते हैं कि एक दिन में 3 बार ब्रश करनी चाहिए अच्छे हेल्दी दांतों के लिए। अब घर के लॉन में एक पूरी जगह टूथपेस्ट ट्यूब से भर गई थी और मेरी मॉम को लग रहा था कि ये बच्चे क्या कचरा जमा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्दी से ये कचरे का कुछ करो वरना मैं ये कबाड़ में दे दूंगी। तो मैंने और माइक ने उनसे बहुत प्लीड किया कि प्लीज हमें ये कुछ टाइम के लिए रखने दें, जिससे मॉम मान गई। फिर एक दिन मैंने और माइक ने आग जलाई, एक पॉट उसके ऊपर रखा और सारी टूथपेस्ट को पॉट में डाल दिया। पहले के टाइम पे ना स्टील की ट्यूब्स में टूथपेस्ट आती थी, तो हम स्टील की ट्यूब्स को पिघलाने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी चीजें जो हम कर रहे थे वो मेरे डैड और उनके फ्रेंड्स ऑब्जर्व कर रहे थे। अब जैसे ही स्टील पॉट में पिघल कर निकल बन गई, हमने दूध के एक कार्टन में प्लास्टर ऑफ पेरिस डाला और धीरे धीरे वो हॉट लिक्विड निकल पोर किया और थोड़ी देर के लिए उसे सूखने के लिए छोड़ दिया। मेरे डैड और उनके फ्रेंड्स ने मुझसे आके पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो मैंने और माइक ने हंसते हुए रिस्पॉन्ड किया और कहा कि मैं अमीर बन रहा हूँ। कुछ टाइम में मैंने दूध का कार्टन लिया और उसके ऊपर हैमर मार के उसमें से निकल को बाहर निकाला, जिसके रिस्पॉन्स में डैड ने कहा कि वाओ, तुम निकल का लेड बना रहे हो। एंड हमने कहा हाँ, इसको बेच के हम पैसा कमाएंगे। फिर डैड के एक फ्रेंड ने हमें काउंटर फीटिंग का मतलब समझाया। काउंटर फीटिंग मतलब चीजों को डुप्लीकेट करके बेचना, जो कि इलीगल था। तो हमारे पैसे कमाने के सारे ड्रीम्स एक सेकंड में क्रश हो गए। बट मेरे डैड ने कहा कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड ऐसे ही मेहनत करते रहो और एक दिन तुम पैसे वाले बन जाओगे। मैं और माइक बहुत सैड थे क्योंकि हमारा बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही फ्लॉप हो गया था। और फिर घर का लॉन साफ करते हुए मैंने माइक से कहा, शायद जिमी सही कह रहा था, हम पुअर किड्स हैं और हम पुअर ही रहेंगे। ये सारी बातें मेरे डैड ने सुनी और हमसे कहा कि तुम अपने आप को तभी पुअर बुलाना जब तुम गिव अप कर दोगे। बहुत सारे लोग ना सिर्फ अमीर होने का सपना ही देखते हैं, बट यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुमने एक आइडिया को रियलिटी में लाने की कोशिश की एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। मैंने पापा से पूछा कि पापा आप पुअर क्यों नहीं। तो डैड ने कहा क्योंकि मैं सिर्फ एक टीचर हूँ और मुझे सिर्फ पढ़ाना पसंद है, मैंने कभी पैसे के बारे में सोचा ही नहीं। सॉरी, मैं तुम्हें मेहनत करने के अलावा कोई एडवाइस नहीं दे सकता पैसा कमाने के बारे में, बट अगर तुम्हें पैसा कैसे कमाना है ये सीखना है तो तुम्हें माइक के डैड से पूछना चाहिए। माइक के फेस पे एक सरप्राइज सा लुक आ गया और उसने पूछा, मेरे डैड से क्या एडवाइस लेनी चाहिए। तो डैड ने कहा कि मेरा और तुम्हारे डैड का बैंकर एक ही है और वो बैंकर हमेशा तुम्हारे डैड की मनी मैनेजमेंट की तारीफ करता है। वो कहता है कि माइक के डैड पैसे बड़ी इजीली कमा लेते हैं और उन्हें अच्छे से मैनेज भी करते हैं। तो माइक ने कहा कि तो फिर हमारे पास कोई फैंसी कार्स या बड़े बीच हाउसेस क्यों नहीं है, हम क्यों एक मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हैं, एंड जिमी के डैड कैसे सब महंगी चीजें अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो डैड ने कहा, देखो, जिमी के डैड एक शुगर प्लांटेशन कंपनी के लिए काम करते हैं
और मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ। हम दोनों ही किसी के लिए काम करते हैं और शुगर प्लांटेशन कंपनी अभी बहुत लॉस में चल रही है। शायद से जिमी के डैड के पास आगे चल के जॉब भी नहीं होगी। बट माइक के डैड ने वेयरहाउसेस, कंस्ट्रक्शन कंपनी, चेन ऑफ स्टोर्स और 3 रेस्टोरेंट्स ओन किए हैं, जो मेरे हिसाब से आने वाले सालों में उन्हें एकदम रिच बनाने वाला है। तो मैंने माइक से कहा कि हमें उसके डैड से मिलके एक बार पैसे कैसे कमाते हैं उस पे बात करनी चाहिए। माइक घर गया और उसने अपने डैड से बात की और ठीक 8 बजे मुझे फोन किया और कहा कि मेरे डैड सैटरडे को मिलने के लिए मान गए हैं। मैंने सैटरडे 7:30 बजे सुबह की बस पकड़ी और माइक के घर चला गया। द लेसन बिगिन। मैं माइक के घर पहुंचा। मैंने बाहर से बेल को रिंग किया। माइक ने दरवाजा खोला और कहा, कम इन। घर में एंटर करते ही मेरी नजर डोरमैट पे गई। डोरमैट काफी लो क्वालिटी की थी, जो उसके नीचे के एक खराब से वुडन प्लैंक सरफेस को कवर कर रही थी। अंदर जाते ही मैंने 4 लोगों को देखा, एक ओल्ड मैन, 2 विमेन और एक यंग मैन। सब बैठ के अपना काम कर रहे थे। मैंने माइक से पूछा कि ये सब कौन है, तो माइक ने कहा कि ये ओल्ड मैन जो है वो हमारे वेयरहाउस को मैनेज करते हैं, ये 2 विमेन हमारे रेस्टोरेंट के चेन को मैनेज करती हैं और ये यंग मैन हमारे यहाँ से 50 मील दूर वाले कंस्ट्रक्शन हाउस को मैनेज करते हैं। माइक और मैं फिर उसके डैड के केबिन में जाके बैठ गए और मैंने पूछा कि डैड से फिर कुछ बात हुई, तो माइक ने बड़े ही हैप्पी टोन में कहा, यस, उन्होंने कहा कि वो हमें एक ऑफर देने वाले हैं। ये सुन के मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उतनी देर में माइक के डैड अंदर आते हैं और एक स्माइल देते हुए चेयर पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि माइक कह रहा था कि तुम्हें पैसे कमाना सीखना है। रॉबर्ट और मैंने नॉड किया कि यस। उसके डैड ने कहा कि आई हैव एन ऑफर। मैं ऑर्थोडॉक्स स्कूल की तरह नहीं हूं कि लेक्चर देके सिखाऊं। अगर मेरे पास से सीखना है पैसे कैसे कमाने हैं तो मेरे लिए काम करो, तो मेरे लिए काम करो और मैं तुम्हें पैसे कैसे कमाने हैं ये सिखाऊंगा। मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए 10 सेंट्स पे करूंगा और सैटरडे को 3 घंटे काम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा, कैन आई मेक एन ऑफर? जिसके रिस्पॉन्स में माइक के डैड ने कहा, मेरे पास नेगोशिएशन के लिए टाइम नहीं है, ऑफर लेना है तो लो वरना जाओ। मैंने कहा, सैटरडे को तो बेसबॉल खेलने जाना होता है। जिसके रिस्पॉन्स में माइक के डैड ने कहा कि एज आई सेड, ऑफर लेना है तो लो वरना जाओ। मैंने और माइक ने एक दूसरे को देखा और फिर यस बोल दिया। 30 सेंट्स लेटर। तो मैं और माइक डैड के असिस्टेंट मिस मार्टिन को हर सैटरडे रिपोर्ट करने लगे। मिस मार्टिन बहुत ही काइंड और पेशेंट थी। वो हमें अपने दोनों किड्स की तरह ही ट्रीट करती थी। हमें ग्रोसरी स्टोर में काम करना था। गर्मियों का टाइम था और तब हमारे स्टोर में एसी नहीं था, तो हमें स्टोर के दरवाजे खुले रखने पड़ते थे, जिसकी वजह से हर 1-2 मिनट में जब गाड़ियां पास होती थी तो स्टोर के अंदर बहुत सारी धूल आ जाती थी और ग्रोसरी आइटम्स पे सेटल हो जाती थी। हमारा काम था उस धूल को हटाना। ये काफी बोरिंग टास्क था, बट दिन खत्म होते ही हमें 3 10 सेंट के सिक्के मिल जाते थे, जिससे मैं कॉमिक बुक्स खरीदता था। अब ये करते करते 3 हफ्ते हो चुके थे और मैं तंग आ गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं अब क्विट करूंगा और मैंने माइक को कहा कि अब बहुत हो गया, मैं ये चीज से बोर हो चुका हूँ। एक तो मेरे वीकेंड्स भी खराब होते हैं और मैं कुछ सीख भी नहीं रहा, पर पता नहीं क्यों ये 30 सेंट के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो माइक ने कहा कि डैड ने कहा था कि कुछ टाइम बाद रॉबर्ट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और जब ये हो तो तुम उसे मेरे पास ले आना। तो मैंने कहा, ये पर्पसफुली किया जा रहा था मेरे साथ? जिसके रिस्पॉन्स में माइक ने कहा, काइंड ऑफ। मैंने पूछा, क्यों? देखो, मेरे डैड तुम्हारे डैड से थोड़े अलग हैं। वो बड़े लेक्चर्स देने में नहीं मानते, वो मानते हैं एक्शन लेके सिखाने में। तो बस सैटरडे को घर आ जाओ एंड डैड तुम्हें सब समझा देंगे। वेटिंग इन लाइन ऑन सैटरडे। मेरे पुअर डैड को जब सारी बातों का पता चला तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि ये माइक के डैड तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अगर वो तुमसे इतना काम करा रही हैं और सिर्फ 10 सेंट्स दे रहे हैं 1 घंटे के लिए, तो ये तो गलत बात है। तुम्हें उनसे रेज की बात करनी चाहिए और कहना चाहिए कि एटलीस्ट 25 सेंट्स एन आवर पे करें, और अगर वो ये ऑफर रिजेक्ट करते हैं तो तुम्हें क्विट कर देना चाहिए और चाइल्ड लेबर की कंप्लेंट भी करनी चाहिए।
मैं सैटरडे को रेडी था। माइक के घर ठीक 8 बजे पहुंच गया। माइक के डैड ने दरवाजा खोला और एक रूम में चुपचाप बैठने को कहा। वो रूम में 2 विमेन और ओल्ड मैन ऑलरेडी बैठे थे। ओल्ड मैन माइक के डैड के केबिन में गए और वहां उन्होंने 30 मिनट तक बातें की और फिर अपने घर चले गए। 15 मिनट के लिए मैं अकेला बैठा रहा और केबिन में से माइक के डैड की फोन पर बातें करने की आवाज आ रही थी। माइक के रूम में ना होने की वजह से मैं थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था एंड ऑलमोस्ट वहां से घर पे जाने वाला था। बट फिर मेरे दिमाग में एक वॉइस आई, रुक जा। तो मैं वहां रुका रहा। ठीक 9 बजे माइक के डैड ने मुझे अंदर आने के लिए कहा और बैठने के लिए कहा। मैंने और माइक के डैड ने आई कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे पता था कि तुम यहाँ क्विट करने आओगे। अब ये पहली बार था कि मैं किसी एडल्ट को कन्फ्रंट कर रहा था। मेरे आंख से आंसू गिर रहे थे और मैंने उनसे एंग्री टोन में कहा, आपने मुझे एक्सप्लॉइट किया है। मैंने आपसे कहा था मुझे पैसा कमाना सीखना है एंड आपने मुझे कहा था कि तुम मेरे लिए काम करो और मैं तुम्हें पैसा कमाना सिखाऊंगा, जो कि मैंने किया। मैंने बहुत मेहनत की पर आपने अभी तक कुछ नहीं सिखाया। मैंने गधे के जैसे काम किया और आपने क्या किया? मुझे एक्सप्लॉइट किया। माइक के डैड ने जेंटल टोन में कहा, तुम एग्जैक्टली मेरे एम्प्लॉयज के जैसे बात कर रही हो। वो भी पैसे के लिए काम कर रहे हैं बट उन्हें अभी तक पता नहीं है कि पैसा वर्क कैसे करता है। यही तो मुझे जानना था। आपने क्या किया? मुझसे काम कराया और मुझे कुछ नहीं सिखाया। मैंने सैटरडे को बेसबॉल खेलने जाने को अवॉइड करना शुरू कर दिया। एकदम शिद्दत से मेहनत करी, इतने सैक्रिफाइसेस किए और आपने क्या किया? मुझे यूज किया। 3 घंटे काम करने के लिए सिर्फ 10 सेंट्स पे किए। लाइक आई वॉज ए लेबर के हिसाब से आपको जेल में होना चाहिए। हाँ, अब तुम मेरे उन एम्प्लॉयज की तरह बात कर रही हो जिन्हें मैंने फायर कर दिया था या जिन्होंने क्विट कर दिया था। क्या तुम्हें लगता है कि लेक्चर देने से ही सब सिखाना होता है? मैंने कहा, हाँ। जब तुमने कहा कि मुझे सच में सीखना है अमीर बनते कैसे हैं और पैसा वर्क कैसे करता है, तब मैंने सोचा कि मेरे इतने एम्प्लॉयज में से आज तक किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मनी वर्क कैसे करता है और तुमने ये पूछा। बाकी सब लोग ये बिना समझे कि पैसा कैसे वर्क करता है बस लगे पड़े हैं और पैसा कमाने में। एक बार सोच के देखो, लाइफ में ऐसे 1000 धक्के पड़ेंगे। लाइफ एक क्रूअल जगह है। अगर सोसाइटी की नजर में अच्छा होना है, रिस्पेक्टेड लगना है, तो सिंपल जॉब करो, पैसे कमाओ, छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट करो, अपने हस्बैंड या वाइफ की सुनो, अपने बॉस की सुनो, बिल्स भरो, लोन्स भरो, सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट करेगी। बट अगर आप रिस्क लेने जाओ तो सोसाइटी आपको रोकती है। अपना बिजनेस करने जाओ तो लोग तुरंत रोकने आते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा है एंड सोसाइटी डजंट वांट यू टू फेल। तो फेलियर के डर से आप रिस्क नहीं लेते और सोसाइटी की नजर में एक हैप्पी लाइफ जीते हो, बट अंदर ही अंदर आप घुट घुट के जीते हो। लाइफ तुम्हें कॉन्स्टेंटली धक्के मारकर अपने नीज पे बिठाएगी। क्या तुम्हें ऐसी लाइफ चाहिए या ऐसी लाइफ जहां पर तुम अपने टर्म्स पे जी सको? इस पॉइंट पर मैं गुस्से में था। मुझे ये भी रियलाइज हो रहा था कि रिच डैड वाज राइट। हम पुअर एंड मिडिल क्लास लोग दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं और उन्हें कल्प्रिट समझते हैं, जबकि सच तो ये है कि हम खुद ही अपने आप के आइडियाज को लेकर इनसिक्योर होते हैं। तब माइक के डैड ने कहा, तो सबसे पहला लेसन तुमने क्या सीखा? कि आप एक क्रूकेड हो और कम पैसों में बच्चों को लूटते हो। ये सुन के रिच डैड हंस पड़े और बोले, नहीं बेटा, यहाँ पे अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो। अगर तुम मुझे प्रॉब्लम समझोगे तो तुम्हें मुझे चेंज करना पड़ेगा, बट अगर तुम अपने आप के पर्सपेक्टिव को प्रॉब्लम समझोगे तो तुम अपने आप को बदलोगे। एंड ट्रस्ट मी, दूसरों को बदलना बहुत डिफिकल्ट होता है पर अपने आप को बदलना आसान है। यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो रिच डैड ने फिर से मुझसे पूछा कि तुमने आज क्या सीखा? तो मैंने रिप्लाई कर दिया दैट यू आर चीप। रिच डैड ने गहरी सांस ली और कहा, सी, यही है तुम्हारी प्रॉब्लम कि तुम मुझे ब्लेम करके मुझे अपनी प्रॉब्लम समझ रहे हो।
यही ना सीखने वाला एटीट्यूड लोगों को गरीब रखता है। देखो, अगर आप मेरे पैसे नहीं बढ़ाओगे तो मैं तो क्विट करके चला जाऊंगा। तो फिर डैड ने कहा, लोगों को भी यही लगता है कि अगर पैसे नहीं बढ़ाएंगे तो क्विट करके दूसरी जगह चले जाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। बट अपने आप से ये पूछो कि क्या एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, या कुछ पैसों के लिए यहाँ से वहां छलांग लगा रहे हो। तो मैं सिर्फ 10 सेंट्स में काम कर करके सड़ता रहूं? यहाँ जो लेसन है उसे ग्रास्प करो। मोस्ट लोग पैसे तो कमा लेते हैं, बट उन्हें मनी एक्चुअल में होती क्या है, उसे मैनेज कैसे करते हैं, ये नहीं आता। तुम्हारे डैड को ही देख लो, वो भी अच्छे पैसे कमाते हैं, पर वो हमेशा डेट में रहते हैं डिस्पाइट ऑफ अर्निंग अ लॉट। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? तो मैंने कहा कि ये सारी बातें अब सेंस मेक कर रही थी, और धीरे धीरे मुझे समझ आ रहा था कि रिच डैड मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे दोनों ही डैड मुझे अच्छी एडवाइसेस देते थे। पुअर डैड कहते थे, मन लगा के पढ़ो, अच्छे अच्छे ग्रेड्स लाओ ताकि तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाए। और मेरे रिच डैड कहते थे कि मन लगा के पढ़ो ताकि तुम्हें मनी कैसे वर्क करता है ये समझ में आए, ताकि तुम लेस फॉर्चुनेट लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट कर सको। मेरे पुअर डैड सोसाइटी का रटा हुआ आंसर देते हैं, और रिच डैड लॉजिकली चीजों को समझाने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये इंसिडेंट से सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने सीखा वो था, द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, बट द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। रिच डैड ने कहा, ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं जो लॉन्ग रन में तुम्हें कभी अमीर नहीं बनाएगा। अगर तुम्हें जेन्युइनली अमीर बनना है तो तुम्हें अपने पैसे को काम पे लगाना पड़ेगा। वाओ, ये चीज कौन नहीं सीखना चाहेगा? सब लोगों को ये चीज में इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि लोगों के दिमाग में डर बैठा होता है कि अगर बॉस ने फायर कर दिया तो बिल्स कैसे भरूंगा, मॉम डैड को क्या जवाब दूंगा, सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, एक बार क्विट किया तो फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये सारे डर उन्हें पैसे के लिए काम करने पर मजबूर कर देते हैं। तो मैं अमीर कैसे बनूंगा? अपने दोनों कानों के बीच में जो दिमाग है ना, उसे यूज करके। अच्छा बताओ, जब तुम्हें मुझसे मिलने के लिए लाइन में वेट करना पड़ा था, तब तुम्हें कैसा फील होता था? टेरिबल। और जब मिसेस मार्टिन तुम्हें 10 सेंट्स देती थी 3 घंटे के लिए काम करने के बाद, तब तुम्हें कैसा लगता था? मैंने कहा, बहुत कम, मेरे हार्ड वर्क के कंपैरिजन में इतने कम। राइट, जब तुम पुअर और मिडिल क्लास होते हो ना, तो कुछ ऐसी ही होती है जिंदगी। लोग 50 साल की उम्र में जो नहीं सीख पाते, वो पिछले 1 महीने में तुमने सीख लिया है। और तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारे 30 सेंट्स फुल वैल्यू पर मिले, वरना टैक्स लगता तो उसमें से और कट जाते। टैक्स क्या होता है? टैक्स एक सम ऑफ अमाउंट है जो तुम पे करते हो जब पैसे कमाते हो, जब तुम पैसे स्पेंड करते हो, जब तुम रेस्टोरेंट्स जाते हो, जब तुम कपड़े खरीदते हो। हर चीज पर गवर्नमेंट टैक्स लगा के तुमसे पैसे निकलवाती है। क्या अमीर लोग भी टैक्स भरते हैं? हाँ, भरते हैं, पर उतना नहीं जितना पुअर और मिडिल क्लास लोग भरते हैं। आई बेट मैं तुम्हारे डैड से ज्यादा कमाता हूँ, बट फिर भी तुम्हारे डैड मुझसे ज्यादा टैक्स भरते होंगे। हम गवर्नमेंट को ये क्यों करने देते हैं? Ready to learn about money? I nodded. ज्यादातर लोग एक डिग्री खत्म करने के बाद सीखना बंद कर देते हैं, पर मैं इस चीज में बिल्कुल नहीं मानता। जितना मैं ज्यादा सीखूंगा उतना मैं नॉलेजेबल हो जाऊंगा, और मुझे ये सब समझ आता रहेगा कि अभी मुझे और सीखना है, जो लॉन्ग रन में मुझे बहुत ज्यादा फायदा करेगा। तो मेरे डैड इनकम टैक्स को मैनेज नहीं कर पा रहे, इसलिए पुअर हैं। टैक्सिंग तो एक छोटा सा चैप्टर है। मोस्टली लोग फाइनेंशियल एजुकेशन लैक करते हैं। पैसे के साथ करना क्या है वो स्किल लैक करते हैं। अगर आप पैसे के लिए काम करते हो तो रिटायरमेंट के बाद जब पैसों के लिए काम नहीं कर पाओगे तब क्या करोगे? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिस पे लोगों को ध्यान देना चाहिए वो है कि पैसे को काम पे लगाओ। यस यस, अब से तुम्हें 3 घंटे हर सैटरडे को काम करना है, पर अब तुम्हें 30 सेंट्स नहीं मिलेंगे,
क्यों? दैट्स नॉट फेयर। मैं यहाँ पर पे राइज की बात करने आया था और आप कह रहे हो कि आप पैसे नहीं दोगे। सिंपल है, मैंने तुमसे कहा था रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। तो अगर सीखना है तो पैसों के लिए मत काम करो, अपने लिए काम करो और सीखो। मैंने माइक से बात कर ली है और वो तो साफ सफाई में ऑलरेडी लग गया है। तुम डिसाइड करो तुम्हें अपने डैड जैसा बनना है या मुझ जैसा बनना है। आई एम वेरी क्लूलेस कि मैं क्या करूं। रिच डैड ने स्माइल किया और मेरे सर पर टैप किया और कहा कि इसका इस्तेमाल करो, यूज योर ब्रेन्स और जल्दी से काम पर लग जाओ। लेसन नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। मैं अपने पुअर डैड को ये चीज बताना नहीं चाहता था कि अब से मुझे कोई पे नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे उन्हें सब प्रॉपरली समझाना पड़ता एंड मैं ही थोड़ा सा कंफ्यूज था मेरे रिच डैड को लेकर। तो अगर मैं ही कंफ्यूज था उनके एडवाइसेस को लेकर, तो आई डिड नॉट वांट टू क्रिएट फस। मैं और माइक काम कर रहे थे। उतनी देर में माइक के डैड की ट्रक की आवाज आई और 10 सेकंड्स में माइक के डैड ने स्टोर का दरवाजा खोला। मिसेस मार्टिन को गले लगाकर 2 आइसक्रीम्स निकाली फ्रीजर से और मुझे और माइक को सिग्नल किया बाहर चलने के लिए। हम सब एक पिकनिक स्पॉट पे जाके बैठ गए जहाँ पे लोग सॉफ्टबॉल खेल रहे थे और आइसक्रीम खाते खाते माइक के डैड ने पूछा, कुछ नया सीखा बच्चों? हमने शोल्डर्स को श्रग किया और नॉड किया। अवॉइडिंग वन ऑफ लाइफ्स बिगेस्ट ट्रैप्स। गाइस, तुम तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन सीखने जा रहे हो। अगर तुम ये अच्छी तरह से सीख जाते हो तो तुम जिंदगी में फ्रीली जी पाओगे, वरना तुम्हें भी मिस मार्टिन और ये लड़के जो सॉफ्टबॉल खेल रहे हैं, जो काम के प्रेशर से अपने आप को रिलीव करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसी ही हालत होगी। तो क्या आप मिस मार्टिन की जरा भी इज्जत नहीं करते? हाँ, मैं मिस मार्टिन को अपनी मॉम की तरह ट्रीट करता हूँ। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। सुनने में आपको क्रूकेड लग सकता हूँ, बट मैं तुम लोगों को एक ऐसी रियलिटी बता रहा हूँ जहां तक लोग सोच ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी सोच नैरो होती है एंड आई डोंट वांट कि तुम भी मीडियोकर होके रह जाओ। चलो एक ऑफर देता हूँ, अभी भी फ्री में काम कर सकते हो या फिर आई पे यू 25 सेंट्स एन आवर। यहाँ पर मेरे दिमाग की घंटी बजने लगी थी, पर मैं शांत बैठा रहा। फिर उन्होंने कहा कि आई विल पे $1 एन आवर। मेरा दिमाग एक्सप्लोड होने लगा और हार्ट और रेस करने लग पड़ा, पर मैं शांत रहा। देन ही सेड $2 एन आवर। मेरे होश ही उड़ गए। 1956 में $2 एक बहुत बड़ी रकम थी। मैं उससे नई साइकिल खरीद सकता था, बेसबॉल के ग्लव्स खरीद सकता था और जिमी के साथ हैंग आउट कर सकता था। बट पता नहीं, मैंने डिसाइड किया चुप रहने के लिए। सडनली मेरे डैड ने कहा कि $5 एन आवर। ये सुन के तो मेरे अंदर की सारी टेम्पटेशंस मर गई। मैंने माइक के सामने देखा और उसके रिएक्शन से मुझे लगा कि वी वर ऑन सेम पेज। कोई भी पैसे का अमाउंट अब हमें खरीद नहीं सकता था। हर एक पर्सन में ना एक इमोशनल साइड होता है जो कहता है कि ये कर लो, अच्छी डील है। पर फिर मैंने और माइक ने डिसाइड कर लिया था कि हम पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। People's lives are forever controlled by 2 emotions, fear and greed. डर और लालच, ये 2 इमोशंस लोगों की पूरी जिंदगी कंट्रोल करते हैं। हर एक ह्यूमन बीइंग ना अपने टाइम की प्राइस सेट करता है, और ये क्यों होता है? यस, यू गेस्ड इट राइट, फियर एंड ग्रीड की वजह से। पहले हम ना पैसे ना होने के डर से बहुत हार्ड वर्क करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम पैसे कमा पाए, और जब हमें पैसे मिलते हैं सैलरी के फॉर्म में, तब हम ग्रीडी हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये पैसा हमारे लिए क्या क्या लग्जरीज बाय कर सकता है, कपड़े, मोबाइल फोन, स्टारबक्स की कॉफी एटसेट्रा। तो सबसे पहले लोग फियरफुल होके पैसे कमाते हैं और फिर ग्रीडी होके उन्हें स्पेंड कर देते हैं, और फिर एक पैटर्न सेट हो जाता है। कौन सा पैटर्न? पैटर्न ऑफ वेक अप, गो टू वर्क, अर्न मनी एंड पे बिल्स। रिपीट रिपीट रिपीट। इसलिए मैंने तुम दोनों को सैलरी नहीं दी ताकि तुम ये रैट रेस में ना फंसो। तो हमें ये रैट रेस से बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले सच बोलो।
डैड, हमने कभी झूठ नहीं बोला और ईमानदारी से काम किया। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम झूठ कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूं कि अपने आप से सच बोलो। देखो, तुम्हें किसी और को सच नहीं बोलना है, तुम्हें अपने आप से सच बोलना है और कन्फ्रंट करना है अपने आप को ही कि हाउ डू यू फील। मतलब ये पार्क में जो लोग हैं, मिसेस मार्टिन और आपके लिए काम करने वाले लोग, अपने आप से सच नहीं बोलते। आई डाउट सन, वो लोग सबसे पहले डरते हैं कि पैसे नहीं होंगे तो घर कैसे चलेगा, और पैसे कमाने के पीछे पागल हो जाते हैं। और फिर जब सैलरी आती है, वो लोगों के सामने ग्रीड आ जाती है कि वाओ, मैं इस सारे पैसे से ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। ओके, तो लॉजिकली सोचने की बजाय वो लोग इमोशनल होके गलत डिसीजंस लेते हैं। एब्सोल्युटली राइट। रिच डैड के वर्ड्स ना मेरे कानों में स्लोली सिंक इन कर रहे थे। अमीर लोगों की भी डिजायर्स तो होती होंगी ना, उन्हें भी फियर होता होगा ना। यस, एब्सोल्युटली। अमीर लोगों की भी डिजायर्स होती हैं और उन्हें भी अपने पैसे खोने का डर होता है। बट बहुत कम लोग होते हैं जो वेल्थ को एक्चुअली रखना जानते हैं, और वो लोग डिजायर्स एंड फियर से फ्री होते हैं। पुअर और मिडिल क्लास पैसे को इंपॉर्टेंस नहीं देते क्योंकि वो पैसे के अच्छे तरीके समझते ही नहीं हैं। ये बात सुन के मुझे मेरे पुअर डैड की याद आई। वो हमेशा से कहते थे कि मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, मुझे मेरी जॉब पसंद है इसलिए मैं काम करता हूँ। बट सच तो ये है कि उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं थी और पैसे कैसे कमाने हैं उसका तो कोई आइडिया नहीं था। तो एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए लोग ये कह देते हैं कि पैसा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा बड़ी बुरी चीज है, अमीर लोग बुरे होते हैं। सो मेनी पीपल से, ओह, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मनी, yet they'll work at a job for 8 hours a day. तो क्या हमें पैसे नहीं कमाने चाहिए जब तक हमें जरा भी फियर या ग्रीड का इमोशन ना हो? That would be waste of time. देखो, इमोशन इज नथिंग बट एनर्जी इन मोशन। ओह हाँ, इमोशंस ही तो हैं जो हमें ह्यूमंस बनाते हैं। तुम उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। बट यहाँ पे प्रॉब्लम तब आती है जब लोग इमोशन से सोच के डिसीजंस लेते हैं। आपको हमेशा अपने लॉजिकल ब्रेन से डिसीजंस लेने चाहिए। लोग जॉब इसलिए करते हैं ताकि वो बिल्स भर सके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर सके। तो क्या ये गलत है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जॉब करना गलत बात नहीं है, बट जब तुम फियर के इमोशन से जॉब करने का डिसीजन लेते हो ना, वो गलत है। अपने आप से पूछो कि क्या ये लॉन्ग टर्म पैसे की प्रॉब्लम को ये शॉर्ट टर्म जॉब सॉल्व कर सकता है? द होल पॉइंट इज टू थिंक लॉजिकली एंड नॉट विद योर इमोशंस। देखो, बुरा मत मानना, बट तुम्हारे डैड को ही देख लो। रोज सुबह उनका मन हो या ना हो, उन्हें जॉब पे जाना पड़ता है। मेरा ये मानना है कि काम करना चाहिए, पर खुशी से, ना कि किसी डर या फियर से। मेरे डैड मुझे कहते हैं कि बेटा, मन लगा के पढ़ो ताकि अच्छे ग्रेड्स आए और फिर तुम्हें अच्छी हाई पेइंग जॉब मिल जाए। देखो, मैं भी एजुकेशन में बहुत मानता हूँ, बट बेटा रियलाइज करो कि हाई पेइंग जॉब मिलने के बाद भी तुम किसी के नौकर ही रहोगे। तुम्हारे हर एक्शन पर किसी का कंट्रोल होगा, ऊपर से सूट पहना होगा बट अंदर से नौकर। क्या तुम्हें ऐसी लाइफ चाहिए? नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? लोग फियर और इग्नोरेंस की वजह से फिनेंशियली फ्री नहीं हो पाते, और मैं चाहता हूं तुम दोनों ये ट्रैप अवॉइड करो। तुम कॉलेज की डिग्री कंप्लीट करो और मैं तुम्हें ये ट्रैप अवॉइड करना सिखाऊंगा। धीरे धीरे पजल के पीसेस जुड़ने लगे थे और हमें रिच डैड के एडवाइसेस समझ में आने लगे थे। मेरे पुअर डैड के पास ना एक बहुत अच्छा करियर, बहुत सारी डिग्रीज थी जो मुझे करियर में आगे बढ़ने में हेल्प करने वाली थी, और मेरे रिच डैड के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था जिससे उन्होंने मनी मैनेजमेंट फिगर आउट कर लिया था, जो मुझे रिच बनाने में हेल्प करेगा। ये सब मैं सोच ही रहा था कि उतनी देर में माइक ने पूछा, पैसे की लालच हमारी थिंकिंग पैटर्न को कैसे अफेक्ट करती है? जब मैं धीरे धीरे तुम्हारा पे रेस बढ़ा रहा था, तब तुमने नोटिस किया कि तुम्हारे डिजायर्स भी दिमाग में बढ़ रहे थे।
वाओ, मैं ये बैट खरीदूंगा, वाओ मैं ये साइकिल खरीदूंगा, वाओ मैं ये कॉमिक बुक खरीदूंगा। बट आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम दोनों ने वो टेम्पटेशन को रेजिस्ट करके मेरी एडवाइस पे डटे रहे। ज्यादातर लोग ना पूरी जिंदगी डर में जीते हैं। उन्हें सिर्फ पेचेक, बिल्स एंड फ्लैशी थिंग्स दिखाई देती हैं। वो लोगों की हालत एक गधे जैसी हो जाती है। एक गधे की पूंछ पे एक रोप अटैच कर दो और उसके सिर के ऊपर कैरेट रख दो। वो बस बिना कुछ सोचे समझे आगे चलता जाएगा ताकि उसे कैरेट मिल जाए। सिमिलरली हम भी यही करते हैं, बस इग्नोरेंस की वजह से पेचेक्स और सिक्योर जॉब के पीछे भागते जा रहे हैं। अगर डोंकी ऊपर से एक ओवरव्यू ले पाए और समझ पाए कि वो कैरेट कैसे प्लेस किया गया है, तो उसे समझ आएगा उसकी अप्रोच गलत है। यू सी, स्कूल्स एंड कॉलेजेस खत्म होने के बाद ना लोग अपने आप को नॉलेज से अपडेट करना बंद कर देते हैं, और फिर आप सोचते हो आप पुअर और मिडिल क्लास क्यों हो। सीइंग व्हाट अदर्स मिस। रिच डैड अपने ट्रक में बैठे हैं और हमें कहते हैं कि हम अपना दिमाग चलाते रहें, जितना फ्री में काम करोगे उतना तुम्हारा दिमाग चलेगा। धीरे धीरे वो डिफरेंट वेज दिखेंगे मनी मिंट करने के लिए। मोस्ट लोगों के ऊपर पैसे कमाने का भूत सवार होता है और फिर वो लोगों का दिमाग बंद हो जाता है नई अपॉर्चुनिटीज के लिए, क्योंकि वो लोग पैसे के लिए काम करते हैं। बट हमारा ऑब्जेक्टिव पैसों को हमारे लिए काम करवाना होना चाहिए। तो कीप वर्किंग फॉर फ्री गाइस। मैंने और माइक ने सोचा और काम किया। 2 हफ्ते तक रोज हम सोचते थे और काम करते जाते थे। फिर एक सैटरडे घर जाते हुए मैंने मिसेस मार्टिन को एक काम करते हुए देखा। वो हमारे स्टोर की पुरानी कॉमिक बुक्स को फाड़ के ट्रैश कैन में डाल रही थी और कॉमिक बुक्स के कवर्स को सेव कर रही थी। मिसेस मार्टिन, आप ये कवर्स क्यों सेव कर रही हो? ताकि मैं ये कवर्स कॉमिक डीलर को दे सकूं और वो हमें नई कॉमिक्स पे डिस्काउंट दे दे। अभी कुछ टाइम में कॉमिक बुक्स का डीलर आता ही होगा। मैंने और माइक ने एक प्लान बनाया और हम डीलर के लिए रुक गए। डीलर आया और हमने उनसे पूछा कि क्या हम आपकी ओल्ड कॉमिक बुक्स हमारे पास रख सकते हैं। और कॉमिक डीलर ने कहा कि ऑफ कोर्स रख सकते हो, बट तुम इसे बेच नहीं सकते, और जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तब बुक्स लौटा देना। हमने अग्री किया और 100 के पार कॉमिक बुक्स माइक के बेसमेंट में जाके रख दी और फिर हमारे आइडिया को रियलिटी में लाना शुरू कर दिया। हमने लोगों को बताना शुरू किया हमारी कॉमिक लाइब्रेरी के बारे में। 10 सेंट्स 1 घंटे के लिए, 2:30 से 4:30 तक। हमने माइक की बहन को एज एन हेड लाइब्रेरियन अपॉइंट कर दिया और वो यूजुअली चेक करती थी कि सब ढंग से बुक यूज कर रहे हैं। वो पेज फटा तो नहीं, कोई बुक घर पे लेके तो नहीं गया। कुछ टाइम में काफी लोग आने लगे और हम वीकली $9 का प्रॉफिट जनरेट करने लग गए और 2 महीनों तक हमने ये काम किया। $1 हम माइक की बहन को दे देते थे फॉर हर सर्विस। फिर एक दिन बाजू के एरिया से कुछ बुलीज आए और हमसे कॉमिक बुक्स चुरा के ले गए और हमारी लड़ाई भी हो गई, जिसमें मुझे और माइक दोनों को बहुत चोट लग गई। ये देख के मेरे पुअर डैड ने भी ये बिजनेस बंद करने के लिए कह दिया और हमारे कॉमिक बुक्स भी चोरी हो गए थे। ये बात हमारे रिच डैड को पता चली और वो हमारे लिए बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि हम लोगों ने पैसे को काम कराया था, ना कि हम पैसे के लिए काम कर रहे थे। रिच डैड ने हमें पैसे पे नहीं किए, बट ही टॉट अस सो मच मोर। Lesson number 2. Why teach financial literacy? It's not how much money you make. It is how much you keep. 1990s में माइक ने अपने डैड का बिजनेस टेक ओवर कर लिया और पैसे को अच्छे से मैनेज करके अपने डैड से भी बड़े बिजनेस क्रिएट किए। 1994 में एट द एज ऑफ 47 मैं भी रिटायर हो गया अपनी वाइफ किम के साथ, जिसकी एज 37 थी। माइक और मैं 1-2 हफ्ते में गोल्फ कोर्स पर मिलते रहते थे और बिजनेस की बातें करते रहते थे। लुक, रिटायरमेंट मतलब ये नहीं है कि काम करना मैंने छोड़ दिया। मैं अभी भी काम करता हूँ, बट फाइनेंशियल रिटायरमेंट मतलब अगर मैं काम ना करूँ तब भी मेरे एसेट्स अपने आप को ग्रो करते रहें और मनी मिंट होता रहे। एग्जाम्पल के लिए, एक ट्री को आप पानी देते हो जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता, बट फिर एक बार जब वो बड़ा हो जाता है तब अगर आप उसे पानी नहीं भी देते हो तब भी वो ग्रो होता जाता है। जब भी लोग या रिलेटिव्स मुझे ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हाट एडवाइस वुड यू गिव मी,
मैं अभी क्या करूं पैसे कमाने के लिए, या फिर आपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कैसे कमाए, मैं पैसे कहाँ इन्वेस्ट करूं। तब मुझे एक ही स्टोरी याद आती है, द रिचेस्ट बिजनेसमैन। 1923 में ना एक ग्रुप ऑफ आर ग्रेटेस्ट लीडर्स और रिचेस्ट बिजनेसमैन, इन सब ने मिलकर एक मीटिंग करी एजवाटर बीच होटल शिकागो में। उनमें से कुछ नाम है चार्ल्स श्वाब, जो कि हेड है लार्जेस्ट स्टील इंडिपेंडेंट कंपनी के, सैमुअल इंसुल जो कि प्रेसिडेंट हैं लार्जेस्ट यूटिलिटीज़ के, हावर्ड हॉब्सन जो कि सबसे बड़ी गैस कंपनी के ओनर हैं, और बहुत बड़े बड़े लोग थे। कट टू 25 साल के बाद मोस्टली ये सारे एलीट लोग बैंकक्रप्ट पाए गए। मेरे हिसाब से 1929 के मार्केट क्रैश की वजह से वो सारे लोगों ने अपने पैसे गंवा दिए। मार्केट्स में अप एंड डाउन आएंगे, पर आपके पास जब फिनेंशियल एजुकेशन होता है तब आप अपनी वेल्थ को ना सिर्फ बचा सकते हो बट उसे साइमल्टेनियसली ग्रो भी करवा सकते हो। एक रिच बास्केटबॉल प्लेयर को टीम से टर्मिनेट कर दिया गया, और फिर उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स और फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से उसे कार वॉश सेंटर में काम करना पड़ा। वहाँ से भी उसे निकाल दिया गया क्योंकि उसने कार साफ करते वक्त अपनी चैंपियनशिप रिंग निकालने के लिए मना कर दिया। आपने ये नोटिस किया है कि कैसे लोग मिलियन डॉलर्स की लॉटरी जीतते हैं और फिर एक साल बाद वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले थे? आई एम श्योर आपको पता ही होगा। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोग मनी पे ज़्यादा फोकस करते हैं पर एजुकेशन पे नहीं, फिनेंशियल लिटरेसी पर नहीं। रिच पीपल acquire assets. The poor and middle class acquire liabilities that they think are assets. अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, whereas गरीब लोग लाइबिलिटीज खरीदते हैं जो उन्हें एसेट्स लगती हैं। रूल नंबर 1, you must know the difference between an asset and a liability and then buy assets. सबसे पहले आपको एसेट एंड लाइबिलिटीज में फ़र्क पता होना चाहिए और उसके बाद आपको एसेट्स खरीदने चाहिए। एसेट्स क्या होता है बेटा, अभी इसके बारे में इतना टेंशन मत लो। अभी सबसे पहले ये आइडिया अपने दिमाग में सिंक इन करने दो। एसेट एंड लाइबिलिटी में से एसेट्स बिल्ड करो एंड यू विल बी फाइन फॉर योर लाइफ। ओह, तो अगर हम एसेट्स बना लें तो क्या हम रिच बन पाएंगे? और ये इतनी सिंपल सी बात पता होने के बावजूद भी लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? सिंपल, क्योंकि लोग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में फ़र्क नहीं समझ पाते हैं। लोगों को समझाने की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो लोगों का ईगो सामने आ जाता है और फिर वो अपनी सुपेरियरिटी प्रूव करने की ट्राई करते रहते हैं। बट तुम बच्चों के केस में ऐसा नहीं है। यू आर लाइक अ स्पॉन्ज जो अभी जो डेटा मिलेगा उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़? ऑलवेज कीप इट सिंपल। जो चीज़ आपकी जेब में पैसा डाले वो एसेट है और जो चीज़ आपकी जेब से पैसा निकाले वो लाइबिलिटी है। दिस इज द कैश फ्लो पैटर्न ऑफ एन एसेट। जो टॉप पार्ट वाला हिस्सा है ना, उसे हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। वो यूजुअली हमें हमारे इनकम और एक्सपेंसेस बताता है, और जो नीचे वाला डायग्राम है उसे हम बैलेंस शीट कहते हैं, जहाँ पे हमें हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को मैनेज करके इक्वल रखने की ट्राई करनी चाहिए। दिस इज द कैश फ्लो पैटर्न ऑफ अ लाइबिलिटी। जैसे एक एसेट आपकी जेब में पैसा डालता है, वैसे ही एक लाइबिलिटी आपकी जेब से पैसे निकालती है। अगर आपको ज़िंदगी में एक अमीर इंसान बनना है तो आपके एसेट्स का कॉलम ज़्यादा होना चाहिए लाइबिलिटी के कंपैरिजन में। दिस इज द कैश फ्लो पैटर्न ऑफ अ पुअर पर्सन. This is the cash flow pattern of a person in the middle class, and this is the cash flow pattern of a rich person. Cash flow tells the story of how a person handles money. स्कूल में हम स्कॉलिस्टिक स्किल्स और प्रोफेशनल स्किल्स गेन करते हैं। स्कॉलिस्टिक स्किल्स हमें सीखने में मदद करते हैं और प्रोफेशनल स्किल्स हमें पैसा कमाने में हेल्प करते हैं। 1960s में हमारे स्कूल में अगर कोई बच्चा एकेडमिकली ब्राइट होता तो सब अज्यूम करते थे कि वो एक डॉक्टर बनेगा, क्योंकि तब डॉक्टर्स बन के लोगों को लगता था कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे। पर आज अगर हम देखें तो डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। आज के बच्चे ज़्यादातर मूवी स्टार्स बनने के पीछे, एथलीट्स बनने के पीछे, क्रिकेटर्स बनने के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है फेम से लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं। उन्हें ये समझ में आ गया है कि अगर आप एकेडमिकली एक करियर में सक्सेसफुल होते हो तब भी
आप एक्सट्रीम रिच नहीं बन पाओगे। एंड एज आई सेड, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हो, फ़र्क उससे पड़ता है कि आप कितना अपने पास रखते हो। फिनेंशियल लिटरेसी स्कूल में सिखानी चाहिए, पर स्कूल वाले वो सिखाते नहीं हैं, मनी मैनेजमेंट सिखाते नहीं हैं। इसलिए लोग पैसा कमाने के बावजूद उसे अपने पास रख नहीं पाते और अपनी वेल्थ ग्रो नहीं कर पाते, एंड अच्छे पैसे कमाने के बावजूद ब्रोक होते हैं। हाउ द क्वेस्ट फॉर अ फाइनेंशियल ड्रीम टर्न्स इनटू अ फाइनेंशियल नाइटमेयर। क्लासिक हार्डवर्किंग ट्रैप जिसमें लोग हर बार फंस जाते हैं। इमेजिन करो, एक कपल है, उन्होंने शादी कर ली है और दोनों हार्डवर्क करके पैसा कमा रहे हैं। शादी के 2-3 महीने के बाद ही वो लोग होम लोन लेके घर खरीद लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और लैविश चीज़ों पर खर्च करते हैं, ईएमआई टाइम टू टाइम भरते हैं और सब सॉर्टेड रहता है। फिर कुछ महीनों में एक कार खरीद लेते हैं, उसकी भी ईएमआई चालू हो जाती है। अब उनके घर पे एक बच्चे का जन्म होता है और अब आप देख सकते हो कि कैसे उनकी शीट लाइबिलिटी से बढ़ती जा रही है। वो और ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं ताकि अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और हाई कर सकें। मेल में क्रेडिट कार्ड आता है, वो लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के लिए डिसाइड करते हैं और कुछ टाइम में क्रेडिट कार्ड भी मैक्स आउट हो जाता है। अब यहाँ ये लोग फंस गए। कई कपल मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं कि हम हमारे पैसे बचाने के लिए क्या करें। मनी मैनेजमेंट इज मोर ऑफ अ बिहेवियरल थिंग। अगर आप खाड़ी में धंस रहे हो तो खोदना बंद करो, सिंपल। जब मैं छोटा था, मेरे डैड ना मुझे 3 पावरफुल चीज़ों के बारे में कहते रहते थे। फर्स्ट, पावर ऑफ स्वॉर्ड, सेकंड, पावर ऑफ जूल, एंड थर्ड, पावर ऑफ मिरर। स्वॉर्ड मतलब गन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स। आज अमेरिका इतना पावरफुल देश क्यों माना जाता है? क्योंकि उनका डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। जूल मतलब मनी या गोल्ड, एक स्टेटमेंट जो लोग हमेशा कहते हैं कि हु हैज़ गोल्ड मेक्स द रूल, मतलब जो पैसे वाले होते हैं वही हमेशा रूल बनाते हैं। एंड मिरर आपको रियलाइज करवाता है कि आप अभी कैसे दिखते हो। मिरर नेवर लाइज। अगर वो कपल मिरर में देखे तो उन्हें रियलाइज होगा कि वो कितने अननेसेसरी के खर्चे करे जा रहे हैं जिनकी उन्हें नीड भी नहीं है, बट बिकॉज सोसाइटी में स्टेटस गेम खेलना है, इसीलिए वो लोग बिना सोचे समझे खर्च किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, लोग अपना जॉब क्यों नहीं छोड़ पाते? क्यों हमेशा डर के जीते हैं? क्योंकि सोसाइटी हमेशा आपको इंस्ट्रक्शन देती है कि आपको सेफ खेलना चाहिए और ज़रा भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। A person can be highly educated, professionally successful and financially illiterate. 16 की उम्र में मुझे और माइक को प्रॉब्लम्स आने लगी। मतलब क्लास में हमें एज एन एक्सटर्नल पर्सन कंसिडर किया जाता था, क्योंकि माइक और मेरी सोच किसी और से नहीं मिलती थी। और उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे रिच डैड का था। हम सैटरडेज एंड संडेज को उनके लिए काम करते थे, उनकी हर मीटिंग अटेंड करते थे। वो मीटिंग्स में अकाउंट्स, टैक्स कंसल्टेंट, सीएज, बैंक अटर्नीज, एम्प्लॉयज़, सबसे बिजनेस की चीज़ें डिस्कस करते थे। और धीरे धीरे मुझे और माइक को सब समझ में आने लगा। 16 की उम्र में हमारा फाइनेंशियल फाउंडेशन मेरे खुद के मॉम डैड से ज़्यादा हो गया था। और उसका एक रीज़न ये था क्योंकि मैंने मेरे रिच डैड से सीखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझा। यहाँ पर मेरे रिच डैड ने 4th स्टैंडर्ड बाद स्कूल छोड़ दी थी और फिर भी वो सक्सेसफुल थे क्योंकि उनका फाइनेंशियल फाउंडेशन काफ़ी अच्छा था। वो बुक स्मार्ट तो नहीं थे पर स्ट्रीट स्मार्ट थे। उनका हमेशा से कहना था कि तुम्हें अपने आप से ज़्यादा होशियार लोगों को हायर करना चाहिए। मेरे पुअर डैड का फाइनेंशियल फाउंडेशन इतना स्ट्रांग नहीं था। एक बार मेरे डैड ने ये कह दिया कि हमारा घर सबसे बड़ा एसेट है। मैंने उन्हें तुरंत डायग्राम बना के समझाया कि कैसे हमारा घर हमारी जेब से पैसा सक आउट करते जा रहा है। अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो याद रखो, आपके एफर्ट्स कंपनी के शेयर होल्डर्स को अमीर बना रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट के लिए हार्डवर्क कर रहे हो तो सबसे पहले वो आपके पेचेक से टैक्स काट लेते हैं। और अगर आप बैंक के लिए काम कर रहे हो तो वो क्रेडिट कार्ड और मॉर्गेज के इंटरेस्ट से आपके पैसे सक आउट कर लेंगे। आर बकमिनिस्टर फुलर ने वेल्थ की डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी है। Wealth is a person's ability to survive so many number of days forward. Or if I stopped working today,
हाउ लॉन्ग कुड आई सर्वाइव? मतलब जब मैं एक्टिवली काम करना बंद कर दूं, तब मैं अपने पैसे से कितने दिन सर्वाइव कर सकता हूँ, वो मेरी एक्चुअल वेल्थ है। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम हमारे लाइबिलिटीज के कॉलम को टॉप पे रखते हैं और एसेट के कॉलम को इग्नोर करते हैं। आपको हमेशा काम करते करते अपने बिजनेस को भी माइंड करना है। मतलब जॉब तो करो ही, पर उसके साथ साथ अपने एसेट्स को भी धीरे धीरे ग्रो कराओ। फिर जैसे जैसे आपके एसेट्स ग्रो होंगे, वो पैसे से आपके मंथली एक्सपेंसेस को कवर करो, और जो एक्सेस पैसे आप कमा रहे हो उससे नए एसेट्स बिल्ड करने में और अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स पे लगा दो। क्योंकि जितना ज़्यादा एसेट्स ग्रो करेंगे, उतना ज़्यादा आपका कैश फ्लो बढ़ेगा। और एक बार जब आपके एसेट्स आपको अच्छा कैश फ्लो जनरेट करके दे देंगे, फिर आपको जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा याद रखो, द रिच बाय एसेट्स, मतलब अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं। द पुअर ओनली हैव एक्सपेंसेस, गरीब लोग सिर्फ खर्च करते हैं। द मिडिल क्लास बाय लाइबिलिटीज दे थिंक आर एसेट्स, और मिडिल क्लास उन लाइबिलिटीज को खरीदती है जो वो सोचती है कि एसेट्स हैं। तो मैं अपना बिजनेस माइंड कैसे करूं? लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस। द रिच फोकस ऑन देयर एसेट कॉलम्स while everyone else focuses on their income statements. 1974 में मैकडोनल्ड्स के ओनर रे क्रॉक उनको एक यूनिवर्सिटी ने बुलाया, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, जो कि ऑस्टिन में है। वहाँ सारे स्टूडेंट्स जो एमबीए कर रहे थे वो हॉल में पहुँच गए थे। उन्हीं स्टूडेंट्स में से मेरा एक फ्रेंड भी वहाँ हॉल में प्रेजेंट था। रे क्रॉक ने एक बहुत पावरफुल स्पीच दी और सब स्टूडेंट्स बहुत मोटिवेट हो गए थे। एंड फिर फाइनली द हॉल एडजर्न्ड। कैजुअली स्टूडेंट्स ने रे क्रॉक को स्पीच के बाद उनके साथ हैंग आउट करने के लिए पूछ लिया। रे क्रॉक वॉज वेरी काइंड और उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ हैंग आउट करने के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। रे उन स्टूडेंट्स के साथ कैंटीन स्पेस में गए और वहाँ सबने हाथ में अपनी बियर की बॉटल उठा ली और सब बियर सिप करने लगे। रे ने स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट बिजनेस एम आई इन? स्टूडेंट्स को लगा रे मजाक कर रहे हैं एंड एवरीबडी लाफ्ड। रे ने फिर से सेम क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट बिजनेस एम आई इन? एक स्टूडेंट ने कहा कि वो गधा लड़का होगा जिसको पता नहीं होगा कि आप बर्गर्स की फ्रेंचाइजी सेल करते हो। रे ने कहा, आई एम नॉट इनटू द बिजनेस ऑफ सेलिंग बर्गर्स, मैं एक्चुअली रियल एस्टेट के बिजनेस में हूँ। मेरा फोकस बर्गर्स बेचने पे नहीं है, मेरा फोकस है अपनी फ्रेंचाइजी देके टॉप स्पेसेस ऑफ रियल एस्टेट को एक्वायर करने में। आज हम कैथोलिक चर्चेस से ज़्यादा पीसेस ऑफ लैंड एक्वायर करते हैं, वो भी वर्ल्ड के पॉश से पॉश प्लेसेस में। मेरा फ्रेंड